बनेगा उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट भी होगा और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की डोमेन में डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी एक उसका एक हिस्सा है। उस मद में वो पॉलिसी बनाने के दौरान भी इंस्टीट्यूशनल इनपुट दी गई, उसको उसमें शामिल किया गया है और अब जबकि वो पॉलिसी बन चुकी है तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट स्टेप अभी यही है कि उसका मैकेनिज्म बनेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनेगा और उसके मुताबिक इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे, इट विल टेक टाइम, बट द गुड थिंग इज दैट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है और उसके अंदर प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज जो हैं उनको भी वाजे कर दिया गया। थैंक यू। जनरल साहब, अहमद मंसूर, बोल न्यूज से। इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम बड़ा आज कल सुहाना है और जब मौसम खुशगवार हो तो मेल मुलाकातें और जो डील की खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। ये तो सर लाइटर नोट है, सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं वहां से भी चीजें आ रही है, उसकी वजह से तकवीयत ज्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता है? देखिए मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें, जरूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में बेहतर है। जनरल साहब, एक तो ये बता दें कि 2021 में सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे रहे और आप 2022 में उनको कैसे देख रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान में वही सूरत हाल सामने आ रही है जो इससे माजी में थी कि सुपर पावर्स उसको छोड़कर चली गई। अब वही सूरत हाल वहां पर देखने में आ रही है कि अभी तक किसी मुल्क ने भी उनकी मदद के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से आलमी दुनिया को वहां पे कुछ इकदाम करने की जरूरत है? दूसरा, जो अफगानिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके लिए कोई उनकी जानिब से कोई रिक्वेस्ट आई है कि अफगानिस्तान की मिलिट्री को दोबारा एस्टेब्लिश किया जा सके? देखिए, पहले तो आपने सिविल टू मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है और मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं एंड दैट इज इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट एंड उसमें इससे ज्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, इन चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। जितना आप इस चीज को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींच रहे हैं। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज से बाहर रखें, इदारे को इस चीज से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। अफगानिस्तान के बारे में जो आपने बात की, अफगानिस्तान, यस, मैंने जैसे कहा कि मिलिट्री लीडरशिप भी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप तो बात इसकी हर जगह कर रही है, मिलिट्री लीडरशिप ने भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जहां जहां जब भी उनके पास कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है या जिस भी फोरम पे वो गए हैं, उन्होंने इस मसले को बहुत फोकस के साथ और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है और इसको एक्नॉलेज भी किया गया है। अभी आपने देखा जो लेटेस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी एक इम्पैक्ट आया है, दुनिया ने उस तरफ देखना शुरू किया है। तो यस, इट इज अ प्रॉब्लम बट international community has to come together on this and find a solution for this because as I said already, it is unfolding into a
calamity, into a humanitarian crisis, जिसको जल्द से जल्द अवॉइड करने की जरूरत है और उसके लिए everyone has to come together. इजाज़त साहब। जलसा में इजाज़त अहमद फ्रॉम GNN टेलीविजन। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में साइबो कमीशन के बारे में बताया कि कमीशन ने क्या क्या फाइंडिंग्स दी हैं। एक तो ये बताइए कि क्या हम उस कमीशन की रिपोर्ट और जो अदरवाइज दुनिया में जो इंडियन प्रोपेगेंडा, मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा जो रिवील हो रहा है और जो हमारे खिलाफ इंडिया की जानिब से साजिशें आती हैं, क्या हम कोई और डोजियर दुनिया के सामने ला रहे हैं? क्या किसी अदारे में, अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह की चीजों को प्रेजेंट करेंगे फॉर्मली? दूसरा नुक्ता ये है मेरे सवाल का कि अभी चंद रोज पहले, 2 रोज पहले अफगान वजीर दिफा का भी एक ड्यूरेंट लाइन के हवाले से बयान आया और अफगान वजारत दिफा का भी। तो आपका इसके ऊपर टेक क्या है? क्योंकि अफगान अशरफ गनी हुकूमत ने ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर किसी हद तक तस्लीम कर लिया था, लेकिन वो तालिबान जिनकी मदद हम कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, उनके नुमाइंदों की जानिब से इस किस्म की गुफ्तगू आ रही है जो हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग है। एक तो जो आपने कश्मीर के बारे में बात की, मकबूजा कश्मीर के बारे में, मैंने रसल फोरम का जिक्र इसलिए किया कि इससे ये जाहिर होता है कि दुनिया में मसला कश्मीर पे अब बहुत सीरियस कंसर्न्स खड़े हो चुके हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कश्मीरियों की अपनी जो स्ट्रगल है वो है, और देन जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीरियों का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको जिस तरह से दुनिया के सामने पेश किया है, ऐसे ही कुछ डोजेस हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, नेशंस को पेश किए हैं, उनको बेहतर तरीके से वहां पे परस्यू किया है, जिसकी वजह से आज ये इतनी सीरियस बातचीत हो रही है। मजीद आगे भी जिस किस्म के एविडेंसेस, जिस किस्म का मवाद हमारे पास आता रहेगा, आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस को पीरियडिकली और मुख्तलिफ फोरम पे भी रेज करता रहेगा, बिकॉज इट्स इन देयर डोमेन। दूसरी जो आपने अफगानिस्तान की बात की, मैंने वैसे भी पहले कहा, आपने उनके कुछ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया। मैंने इसलिए बात की कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हुई है तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। देयर इज अ वेरी गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जिस्ट्स एंड आई एम श्योर कि हाईएस्ट लेवल पे इस चीज को एड्रेस किया जाएगा। जो कुछ इंसिडेंट्स जिनका बार बार रेफर किया जा रहा है और उनको एक ऐसी तरीके से उछाला जा रहा है कि कोई गलतफहमी इस लेवल की पैदा हो कि जिससे फिर पीछे आना मुमकिन ना हो, तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस फेंस के बारे में और इस बॉर्डर के बारे में। इट इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। दिस इज पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, और अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक़दाम कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पर अमल दरामद होगा, और इंशाल्लाह अफगान हुकूमत के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जहां पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़े एमिकेबली रिजॉल्व हो जाती हैं, और ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इश्तियाक गोंदल रोज न्यूज से पूछना ये चाहता हूँ कि हम माजी में बार बार सुनते रहे कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर जो भारतीय खुफिया एजेंसी रहा है और अफगान खुफिया एजेंसी NDSA इनका गठजोड़ है। अभी जब वहां पे अफगान तालिबान की हुकूमत है तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से माजी के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, उसी शिद्दत के साथ होगी? क्योंकि अमरीकी हुकाम ने भी कहा है कि ये जो अफगान तालिबान की हुकूमत है इमारत इस्लामिया, इन्होंने वहां पे जो दाइश का खरासान चैप्टर है उसके और अलकायदा के दर्जनों जो थे दहशतगर्द थे, जंगजू थे, उनको रिहा किया और इम्कानात हैं कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे साबिक हुकूमत के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी उसी शिद्दत के साथ होगी या अब उसके अंदर कमी आएगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह होगा। ये क्यों हुए? अभी आपने रेफर किया कि कुछ इंसिडेंट्स कंटिन्यू किए, कुछ ज्यादा हुए, सर्च भी आई थी। इसकी एक वजह है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें दाइश है, ISIS है, TTP है, जिन इलाकों में बैठे हुए थे, जब वहां से अचानक इनकलाब हुआ
गैर मुल्की अफवाज का, तो जो एक लॉ इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म था इन प्लेस, वो भी कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। कहीं पे उनकी इंटेलिजेंस काम कर रही थी, कहीं पे कोई काम कर रहा था। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स एक वैक्यूम, एक वॉइड के अंदर इन्होंने ऑपरेट किया। इसी दौरान जब हमने अफगान हुकूमत को अप्रोच किया कि जी अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की कि जी सिंस टीटीपी के ऊपर हमारा एक है स्वे, हम आपको उनको टेबल पे लेके आएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। सो उस दौरान टीटीपी बीइंग द वैलिड नेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स दैट दे आर, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक इंटरनल डायनामिक्स होती हैं और वो एक मोनोलिथ भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए कुछ अपने जो हमले थे उनके अंदर इजाफा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट पाकिस्तान में नहीं कर सके। उनके जितने हमले थे उनको नाकाम बनाया गया। उसमें हमारी भी कैजुअलिटीज हुई, हमने भी कुर्बानियां दी, हमारे शोहदा हैं उसमें, हमारे सोल्जर्स ने, लेकिन उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हुई। सो ये जो वैक्यूम इस वक्त एग्जिस्ट करता है वहां पे एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, एज एंड व्हेन ये आगे बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे तो ये चीजें कंट्रोल में आएंगी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इंशाल्लाह मौका नहीं मिलेगा अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। से जनरल साहब, पाकिस्तान में तमाम इश्यूज पे आपने रोशनी डाली। इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू वेरी हार्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। मिनी बजट भी पेश कर दिया गया। हर तबका जिंदगी पाकिस्तान में इकोनॉमिक सूरत हाल से परेशान है। आप ये बताइए हमारे डिफेंस के ऊपर इस इकोनॉमिक सिचुएशन का कितना प्रेशर है, और इस प्रेशर की वजह से आया हमारे जो कोई डिफेंस रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, हमारी फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी कोई असर पड़ रहा है, या हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? इंडिया का आपने पहले ही जिक्र किया, इस सिचुएशन में हमारी डिफेंस परचेजेस भी हैं। सो मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में तो हुकूमत को स्ट्रेंथ जरूर करती है, उसको अपना फीडबैक देती है, इनपुट देती है। इकोनॉमिक सिचुएशन इज इम्पैक्टिंग डिफेंस, और कितना हमारे ऊपर डिफेंस बजट के ऊपर कितना प्रेशर है? कोई हमने डिमांड की है यानी आर्म फोर्सेज ने, हुकूमत ने, कि डिफेंस बजट को भी रिव्यू किया जाए? इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है, दैट इज इफेक्टिंग। थैंक यू। थैंक यू उद्दीन साहब। देखिए इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी ड्राइव्स एवरीथिंग। हर चीज के अंदर एक जो मुआशियात का अमल दखल है, एंड सिमिलरली डिफेंस भी उसी के जरिए सपोर्ट होता है। बट डिस्पाइट चैलेंजेस, ये चैलेंजेस को नए नहीं है, हमारे मुआशी चैलेंजेस नए नहीं है। हम बहुत अरसे से एक इस तरह की चैलेंज फेस कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह अफवाज ने इन तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, मुल्क के रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, इवन लास्ट जो डिफेंस बजट था और उससे पिछले साल जो इन्फ्लेशन की मद में इजाफा था वो भी नहीं लिया था। So we are very well aware, and despite all this, within the resources that we have, मतलब आप अगर अपने डिफेंस के बजट का मुआवजा करें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट से, तो उसका कोई मैच ही नहीं है। बट स्टिल वी आर विदिन दीज लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी दिफाई सलाहियत को बरकरार भी रखा है, उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी की है, उसको बेहतर भी बनाया है, और हर तरह के खतरात से बैरूनी या अंदरूनी उनसे निपटने के लिए तैयार हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। टीवी से पिछले कुछ अरसे के अंदर बलूचिस्तान और ये जो पाक अफगान बॉर्डर है, इसके ऊपर ये केपी के जिसको हमने सेटल्ड एरिया करार दिया है, इसमें फोर्सेस के ऊपर हमलों में इजाफा हुआ है। ये ऑलमोस्ट जो हमले थे इसकी तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई थी एक वक्त के अंदर, तो इसका जो बेसिक सिक्योरिटी हमारे ऑपरेशन थे उसके बाद हमने इसके ऊपर काबू पा लिया था। इसमें आपके नुक्ता नजर के मुताबिक इजाफे की वजूहात जो है वो क्या हैं? क्या दूसरी तरफ से इनको सपोर्ट मिल रही है? जिन जो तालिबान है उनकी
वहां पे चेक एंड बैलेंस ना होना मेन वजह है। दूसरी चीज ये कि जो बलूचिस्तान के अंदर एलिमेंट है उसमें BLA, BRA वगैरह तो एक जगह पे हैं, क्या वहां पे आप ISIS का एलिमेंट भी देखते हैं कि वो भी वहां पे दोबारा मुतहरक हुआ है? इस पे जरा बताइए। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ISIS का अक्रॉस तो जैसे बताया कि मौजूदगी है, बाकी मुख्तलिफ छोटी ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार अपना वजन बढ़ाने के लिए एज अ फ्रेंचाइज नाम इस्तेमाल करती हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ISIS की उस तरह से मौजूदगी नहीं है। जहां तक हमलों में इजाफे की बात कर रहे हैं, अगर आप मैंने जैसे कहा कि एक तो सिक्योरिटी वाइड है, वहां पे इस वक्त एग्जिस्ट करता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इतने अरसे से कई सालों से मुख्तलिफ एलिमेंट्स की सपोर्ट के थ्रू वहां पे कायम थी, इनके पास इनका एक वेयरविटॉल डेवलप हो चुका था। वो वेयरविटॉल 1-2 दिन में नहीं खत्म होता, इट टेक्स टाइम, एंड हमारी कोशिश भी ये थी कि बिफोर ये वेयरविटॉल इनका ये खत्म होता हो और इससे पहले कि दोबारा ये कनेक्ट हो उन इंटरनेशनल लिंकेजेस के साथ, तो हम उससे पहले जो रिकंसाइलेबल एलिमेंट्स हैं उनको अपने रियल में ले आए, और जो रिकंसाइलेबल नहीं है उनको फिर हम वी कैन टेक देम ऑन। जैसे वो एक टर्म यूज की जाती है काउंटर इंसर्जेंसी में, ड्रेन द स्वैम्प। अगर एक स्वैम्प है उसके अंदर आपने कुछ करना है तो बेस्ट इज कि उसको पहले ड्रेन कर ले, उसके बाद जो उसके अंदर रह गया उसको निकाल ले। सो दिस इज हाउ वी वर ट्राइंग टू गो अबाउट इट। सो इस दौरान, इस वर्ड के दौरान, और जैसे मैंने कहा कि अपनी एक टेबल पे अपनी थोड़ी सी वजन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अमलों में इजाफा किया। दूसरी बात जो अगर आप बात करें कि जी कैजुअल्टीज का भी हम रिपोर्ट करते रहते हैं, इसके अंदर इस चीज को देखने की जरूरत है कि वी हैव बीन वेरी एग्रेसिव इन द लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव गॉन आफ्टर देम। जब आप उनकी, हम अब बलोचिस्तान में फॉर एग्जांपल ऐसी जगहों पे गए हैं जहां पे हम पहले कभी नहीं गए थे, जहां पे उनकी हाइड आउट्स थी और जहां पे लोग बैठे हुए थे, when you go after them, और खास तौर पे अब क्योंकि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी आ चुकी है, उन्हीं के अंदर कई इनके फैसिलिटेटर्स भी होते हैं जो उनको करते हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे ऑपरेशन करते हैं, यू गोइंग आफ्टर देम आइदर इन द हाइड आउट्स और कहीं अर्बन एरियाज में, सो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु फायर्स अ बुलेट। पहले फायर आप पे आता है और उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं। सो जब आप एग्रेसिवली इनके पीछे जाएंगे, सो यू आर बाउंड टू टेक कैजुअल्टीज, एंड आवर सोल्जर्स, आवर ऑफिसर्स आर रेडी टू डू दैट, बिकॉज हमारा मकसद इस अफरीद से इस मुल्क को निजात दिलाना है, और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे इंशाअल्लाह।